हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना राजधानी और ये हमारा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का 20वां लेक्चर है, जिसमें हम अवधारणा यानी कि परसेप्शन और प्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवधारणा यानी कि परसेप्शन क्या होता है। तो इस सबसे पहले इसमें हम इसकी मीनिंग देखेंगे। जो परसेप्शन की मीनिंग होती है उसके बारे में हम देखेंगे। अवधारणा को सामान्यतः उत्तेजना यानी स्टिम्युलस के प्रति प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए, इसके बाद वाली पॉइंट समझिए तो आप अच्छे समझ पाएंगे। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की इंद्रियों की प्रतिक्रियाओं को उसके पूर्व अनुभव से जोड़कर मस्तिष्क में एक संगठित अर्थपूर्ण चित्र बनाया जाता है, जिसे अंततः एक वस्तु के रूप में समझा जाता है। देखिए, ये बता रहे हैं कि ये जो हमारी मीनिंग है ये बता रही है कि ये क्या होता है। जो हमारी इंद्रियां होती हैं ये जो पूर्व अनुभव करती हैं, और जब कुछ ऐसा सामने आता है तो उस मस्तिष्क से एक ऐसी भावपूर्ण चित्र बनाती है। ठीक है, हमें पहले से ही उस चीज के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। वही क्या हमारा परसेप्शन है। किसी भी स्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कैसे समझते हैं। ठीक है, अब हमारी प्रतिक्रिया उस वस्तु के प्रति कैसी होगी। ठीक है, ये बात इस पर निर्भर करती है ना कि हम उसे कैसे समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए लाभकारी है या नुकसानदायक है। इसी में अगर इसका हम अगला पॉइंट देखें कि वो है कि किसी भी, ये तो देख लिया, दो व्यक्ति एक ही वस्तु को अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं, इसलिए अवधारणा एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि दो व्यक्ति एक ही चीज के लिए उनकी अवधारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपके सामने एक पुलिस वाला आ रहा है और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई कभी गलती नहीं की तो आप नहीं डरेंगे। लेकिन इसके विपरीत आपने अभी हाल ही में कोई गलती की हो, ठीक है, कोई कानून तोड़ा हो, तो पुलिस वाला आपको जब उसकी अवधारणा बनेगी वो ये अवधारणा बनेगी कि हाँ, हो सकता है ये मुझे पकड़ ले, या फिर मेरे अपराध के विषय में कुछ बात हो इसलिए आया हो। ठीक है, इस तरह की अवधारणाएं बन जाती हैं। और अगर पुलिस वाला आया है आपके पास, जिस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, तो उसके मन में अवधारणा बने कि यार शायद कोई आसपास कोई व्यक्ति होगा जिसने कोई क्राइम किया होगा, इसलिए पुलिस उसके लिए आई है। तो ये एक ही चीज के लिए दो व्यक्तियों की अलग अलग उदाहरणाएं बनी। आगे देखते हैं हम परिभाषाएं इस अवधारणा की। डिफिनीशंस ऑफ परसेप्शन। अवधारणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंद्रियजन्य जानकारी को व्यक्ति के पिछले अनुभवों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित और व्याख्यात किया जाता है। क्या बता रहे हैं कि ये बता रहा है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उसकी जानकारी के हिसाब से, जो कि हमें पहले अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, उस हिसाब से हम वर्तमान में हमारी जो आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से हम उस जानकारी को जो हमें पहले इंद्रियों ने दी थी उसे व्यवस्थित और व्याख्यात कर लेते हैं। और ये डिफिनेशन दी थी रच ने। अवधारणा वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के बारे में छाप, राय, भावनाएं इंद्रियां प्रक्रिया के माध्यम से बनाती हैं। ये इंडियन साइंटिस्ट दार्शनिक हैं कुप्पू स्वामी, इन्होंने दी थी। अवधारणा वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव को आत्मसात कर उन्हें पूर्व अनुभव से जोड़कर उनमें अर्थ या मूल्य जोड़कर संगठित ज्ञान भावना के रूप में क्रमबद्ध किया जाता है। मैक डेविड ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, ये डिफिनेशन से आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते हैं, मैंने कई बार बताया है कि एग्जामिनर के दिमाग में अच्छा प्रभाव पड़ता है। नंबर अच्छे चाहिए तो बिल्कुल याद करिए, और इसके जो लेखक हैं उनका भी नाम याद करिए और ये लिख के आइए, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक इसी में था, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। ये क्या होती है तो इसकी भी हम मीनिंग देख लेते हैं पहले। तो इसकी मीनिंग यानी कि अर्थ है कि प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सचेत और उद्देश्य पूर्ण क्रिया की शुरुआत करती है।
देखिए ये बता रहे हैं कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया ही होती है। अब कुछ लोग इसे एक प्रकार का विचार भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सचेत करती है, यानी आपको जागरूक करती है, और एक उद्देश्य के प्रति, जो एक उद्देश्य है उसके प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तेजित करती है। यानी कि आप उस चीज को प्राप्त करें, इसके लिए आप में उत्तेजना उत्तेजना भर देती है, ऐसे समझ सकते हैं इसे हम। इसमें आगे लिखा भी है कि मोटिव यानी कि प्रेरक तत्व का अर्थ है कोई आवेश, इच्छा या बल जो व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वही चीज बताया कि कोई इच्छा या बल, और आंदरूनिक भी हो सकता है, आंतरिक मतलब हो सकता है, और ये बाह्य भी हो सकता है, ठीक है, जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में हो आ सकता है। प्रेरणा एक लक्ष्य उन्मुख और आवश्यकता पूर्ति वाले करने वाला व्यवहार है। यह बताता है कि लोग किसी काम को क्यों और कैसे करते हैं। देखिए जब प्रेरणा होती है तो प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होता है, यह आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला व्यवहार है। तो कैसे? क्योंकि जब हम किसी वेट के लिए मोटिवेटेड होते हैं तो हम एक चीज नोटिस करते हैं, उससे हमें लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला, तो किसी भी चीज से वो हमें फायदा होने वाला होता है, ठीक है, उससे हमें लाभ मिलता है। इसीलिए हम सबसे पहले उसके क्यों करना है, उस यानी कि उसका लाभ क्या है और कैसे करना, हम उसकी योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम इस चीज को कैसे अचीव करेंगे। प्रेरणा व्यक्ति को किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रभावित करती है। अब हम परिभाषाएं इसमें भी देखेंगे कि मोटिवेशन की कौन सी डिफिनीशंस हैं। डिफिनीशंस ऑफ मोटिवेशन, परिभाषाएं। प्रेरणा को लक्ष्य उन्मुख या लक्ष्य प्राप्ति हेतु किए गए व्यवहार गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये एक सामान्य परिभाषा है, ठीक है। क्या सामान्य परिभाषा है? कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया व्यवहार या फिर गतिविधि क्या है? मोटिवेशन है। प्रेरणा जीव की वह स्थिति है, प्रेरणा जीव की वह स्थिति है जिसमें शरीर की ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है और पर्यावरण के लिए कुछ विशेष भागों की ओर निर्देशित किया जाता है। देखिए ये बता रहा है कि हम जब मोटिवेटेड होते हैं तो हम अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और किसी एक कार्य की ओर लगा देते हैं। अब यहाँ पर पर्यावरण शब्द जो हम प्रयोग किया है इस लेखक ने, ठीक है, तो पर्यावरण भी एक प्रकार का कोई लक्ष्य हो सकता है, ठीक है, वो जो कि उसके आसपास पारिस्थितिक तंत्र में हो। इस परिभाषा के दो भाग होते हैं। एक तो पहला भाग होगा, जैसे हमें पता है कि ऊर्जा का संचय करना, स्वयं में हम ऊर्जा संचित करते हैं ताकि हम मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा बात दिशा निर्धारित करना, और उस ऊर्जा को हम कहां पर प्रयोग करें इसका निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेरित व्यवहार के कारक यानी कि फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन और मोटिवेटेड बिहेवियर, यानी हम मोटिवेटेड बिहेवियर को प्रभावित करने वाले या फिर कहें तो प्रेरित करने वाले, जागरूक करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे हम। तो पहला कारक आता है हमारा पर्यावरणीय परिस्थितियां, इन्वायरमेंटल कंडीशन। देखिए इन्वायरमेंटल कंडीशन हम इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे आपके आसपास ऐसे लोग बहुत से हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर रखा है, ठीक है। आपने एग्जाम्पल के लिए देखा होगा, यदि कोई बच्चा है, ठीक है, वो किसी विद्यालय परिसर में पढ़ता, उसके पापा कर्मचारी हैं किसी विद्यालय में, और वो अपने आसपास हमेशा अध्यापकों को देखता है जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, वो टीचर हैं, तो उसके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होती है अध्यापक बनने की, ठीक है। तो ये बाह्य सोर्स से ये प्रेरणा आ रही है उसे, यानी कि ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसे प्रभावित कर रहे हैं। उसी तरह आता है आंतरिक बल या आवेग, इंटरनल अर्ज। अब कई बार होता है कि हमें पता होता है इस चीज से हमें बहुत फायदा होगा, तो हमारे अंदर से ऐसी भावना आती है, ठीक है, कि हम उसे प्राप्त करें ही, जो आंतरिक प्रेरणा होती है हमारी। उसके बाद आता है प्रोत्साहन या पुरस्कार, इंटेंसिव और रिवॉर्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि अगर कई बार किसी कार्य करने के लिए हमें कुछ पुरस्कार मिलते हैं, कई बार जैसे हम स्कूल में हो गई प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे हमने देखते हैं 100 मीटर की रेस होती है, उसमें एक प्रतियोगिता के लिए अंतिम में एक पुरस्कार रख दिया जाता है कि जो विनर होंगे उसे वो मिलेगा।
और वो उन्हें जीतने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए के लिए एक वस्तु के रूप में कार्य करता है, जो कि उन्हें उनमें ऊर्जा का संचय करता है ताकि उस वस्तु को प्राप्त कर सके। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेरणा के वर्गीकरण व सिद्धांत। प्रेरणा के वर्गीकरण व सिद्धांत, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मस्लो का आवश्यकताओं का वर्गीकरण। एक मस्लो जो है दार्शनिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स, अब्राहम मस्लो इनका पूरा नाम है। 1954 में इन्होंने ये दिया था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मस्लो के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं एक क्रम में पूरी होती हैं। पहले क्रम में आवश्यकता पूरी होने पर दूसरे क्रम की ओर बढ़ता है यह प्रक्रिया क्रमशः आगे बढ़ती है, यानी एक के बाद एक होती है ये प्रक्रिया। अब उन आवश्यकताओं को जो वर्गीकरण किया गया था, तो आवश्यकताएं क्या थी, तो वो देख लेते हैं जिन्हें अब्राहम मिस्लो ने बताया। पहला है शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल आवश्यकताएं। प्रथम क्रम की आवश्यकता है ये। क्या है ये? प्रथम क्रम की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। भाई हमारा शरीर अच्छा होगा तभी तो हम अच्छे होंगे, ठीक है। और शरीर किससे अच्छा होगा? और हम तो हमारा भोजन, वस्त्र, आवास आदि से, ठीक है। यानी फिजियोलॉजिकल आवश्यकताएं इसमें आ जाती हैं। फिर अब शरीर हो गया, हमारे आसपास का वातावरण, ये सब किस में आ जाती हैं? फिजियोलॉजिकल चीजों में ही आ जाती हैं। जब तक की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने के बारे में नहीं सोचता। अब क्या बात है, अब आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति है उसके पास रहने का ही ठिकाना नहीं है तो, या फिर खाने का ठिकाना नहीं है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? अब वो चाहेगा पहले में खाने की व्यवस्था हो जाए तब वो आगे के प्लान्स बनाएगा, लेकिन जो नेसेसरी चीजें हैं उसे पूरा करने के बाद, यानी मूलभूत आवश्यकताएं जो है उसे पूर्ण करने के पश्चात। सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स, द्वितीय क्रम की आवश्यकता होती है। अब द्वितीय, जब आपके पास भोजन, वस्त्र और आवास हो गए, जब आपके बेसिक आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, तो आप चाहते हैं कि व्यक्ति सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सके। अब शारीरिक सुरक्षा यानी आप कोई आपको क्षति ना पहुंचा सके, मानसिक सुरक्षा कोई आपका अपमान ना करे, सामाजिक सुरक्षा यानी समाज में आपका अपमान ना हो, सॉरी अपमान हो ऐसा गलती से निकल गया, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है कि आप के प्रति कोई भेदभाव की भावना ना रख सके, आपसे कोई भेदभाव ना कर सके। उसी तरह आर्थिक सुरक्षा आ जाती है। आर्थिक सुरक्षा है कि आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका प्रयोग कर उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें, जैसे कि खतरे से सुरक्षा, भविष्य की चिंता से मुक्ति आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरे क्रम की जो आवश्यकता आती है वो आती है सामाजिक आवश्यकता यानी सोशल नीड्स। तृतीय क्रम की आवश्यकता है ये। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके साथ मित्रता, संगति आदि की आवश्यकता होती है। अब आपके पास कपड़ा, वस्त्र, भोजन सब कुछ हो गया, ठीक है, आप सेफ भी हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास मित्र हो ताकि आप प्रसन्न हो सकें, ठीक है। तो सामाजिक आवश्यकताएं तृतीय क्रम में आती हैं। इसे प्रतिक्रिया की आवश्यकता, रिस्पॉन्स नीड्स भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे आती है मान सम्मान की आवश्यकता, ठीक है, ये चौथे क्रम की आवश्यकता है, चतुर्थ क्रम की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति समाज की स्वीकृति, मान, प्रतिष्ठा, सत्ता और स्थिति प्राप्त करना चाहता है। अब क्या है कि उसके पास मित्रता है, सब कुछ है, तो वो चाहता है उन सभी मित्रों में वो श्रेष्ठ हो, वो प्रतिभावान हो, लोग उसका सम्मान करें, ठीक है, और लोग उसे स्वीकृत का अर्थ क्या है, लोग उसे स्वीकार करें जैसा वो है, ठीक है। ये सब इसके उसकी भावनाएं जागृत होती है, मोटिवेटेड होता है इन सब चीजों के लिए, ये आवश्यकताएं वो प्राप्त करना चाहता है। इसमें पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव आदि आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं और वो सोचेगा विधायक बनने के लिए। उसके बाद आता है आत्म साक्षात्कार। ये होता है कि इसमें ये पंचम और उच्चतम क्रम की आवश्यकता होती है। इसमें हम आत्मबोध और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने की भावना के बारे में अग्रसित होते हैं, और जैसे कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसे जीना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है आदि, इस तरह के दार्शनिक सवाल उसके मन में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कृषि प्रसार में प्रेरणा का महत्व क्या है।
यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। पहला ही पॉइंट हमारा आ जाता है कि समाज विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर बना है और प्रत्येक व्यक्ति की प्रेरक शक्तियां अलग अलग होती हैं। क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसकी प्रेरक शक्तियां अलग हैं, उसमें मोटिवेशन का स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम उसे मोटिवेशन स्तर को बढ़ा देंगे तो वो अपना अधिक योगदान दे पाएगा कृषि में या कृषि कार्यों में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रसार कार्यकर्ता प्रसार कार्यकर्ता का कार्य है कि वह किसानों में मूलभूत इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझे। क्या है भाई, अगर किसान की मूलभूत आवश्यकताओं और इच्छाओं को नहीं समझेगा तो वो उसे मोटिवेट कैसे करेगा? अगर वो नहीं समझेगा कि किसान क्या चाहता है, वो अधिक उपज चाहता है या फिर व्यापार करना चाहता, व्यापार अधिक उपज में ही आ जाता है, मतलब जीवन निर्वाह करना चाहता है या फिर व्यापार करना चाहता है, इस तरह की आवश्यकताओं को नहीं समझेगा, उसकी इच्छाओं को नहीं समझेगा, तो फिर उसे मोटिवेट कैसे कर पाएगा? ठीक है, उन्हें दिखाना चाहिए कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति कैसे कर सकते हैं नए तरीके अपनाकर। अब हम उसे मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि जो नई तकनीकें हैं इस प्रकार तकनीकों को अपनाकर आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार कर सकते हैं, अगर घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं तो घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इच्छा के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पहचान कर उन्हें शिक्षण लक्ष्यों में जोड़ा जाए। उसके बाद अगला पॉइंट है यदि किसी विषय को सीखने से उनकी उनकी किसी इच्छा या जरूरत की पूर्ति होती है तो वे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए, अगर लाभ होता है, ठीक है, उसकी जरूरत, किसी की जरूरत पूरी होती है तो वो उस चीज को सीखना चाहते हैं। सीखने की गति बढ़ती है जब व्यक्ति यह देखता है कि ज्ञान से उसका जीवन बेहतर बन सकता है। और वही चीज आती है कि अगर किसी को पता है हमारा जीवन स्तर ही सुधार सकता है तो वो चीज अपने सीखने की गति को और बढ़ा देता है। इसके बाद आता है सीखने की गति बढ़ती है, ये तो हो गया। इच्छा आकांक्षा शिक्षा की दृष्टि से सबसे स्पष्ट और शक्तिशाली प्रेरक होती है। क्या है कि अगर इच्छाएं जो होती हैं, आकांक्षाएं जो होती हैं, शिक्षा के दृष्टि से सबसे स्पष्ट और शक्तिशाली प्रेरक होती हैं। ये जो हमारी आकांक्षाएं, हमारी जो भावनाएं हैं, ये जो इस चीज को प्राप्त करने के लिए ये शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को 4 प्रमुख आवश्यकताओं के माध्यम से किसान को प्रेरित कर सकता है। पहली चीज सुरक्षा आ जाती है, जैसे कि आय में वृद्धि। किसान क्या चाहता है, उसका जीवन स्तर सुधरे, और वो कैसे संभव होता है? वो संभव हो सकता है आय में वृद्धि के साथ नवीन न्यू एक्सपीरियंस, नई जानकारी और कौशल प्रदान करना। ठीक है, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, जैसे समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करना। उसके बाद अंतिम जो पॉइंट आता है वो है मान्यता, जैसे पुरस्कार, प्रमाण पत्र आदि सफल प्रतियोगिताओं में जीतने पर देना। इस तरह की चीजें मोटिवेशन को बढ़ावा देती हैं, ऐसी भावनाओं को जागृत करती हैं जिसमें वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अग्रसित होता है। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर तो करेंगे ही आप, इतना तो विश्वास ही है मुझे आप पर। ठीक, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।